हाय, मूवीज ग्रंथ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक अनोखी साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी के बारे में जानने जा रहे हैं जिसका नाम है एग्जाम। फिल्म की शुरुआत में 8 उम्मीदवारों को एक प्रॉफिटेबल कॉर्पोरेट नौकरी के लिए भर्ती परीक्षा देने के लिए तैयार होते हुए दिखाया गया है। एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले कुछ कैंडिडेट्स अपने आप को मोटिवेट कर रहे थे, वहीं कुछ कैंडिडेट्स अपने आप को फाइनल टचअप दे रहे थे। एग्जामिनेशन हॉल की रोशनी काफी कम थी एंड सारे सीट्स को इक्वल डिस्टेंस पे रखा गया था। सारी गतिविधियों पे नजर रखने के लिए वहाँ पे कैमरे भी लगे थे। 8 कैंडिडेट्स एग्जाम देने के लिए अपने सीट पे विराजमान हो जाते हैं। तभी वहाँ एक बंदूकधारी गार्ड एंटर करता है, जिसे देख के सभी थोड़े नर्वस हो जाते हैं और उसके पीछे एक आदमी आता है जो उन्हें अपना नाम नहीं बताता और बस खुद को निरीक्षक के रूप में पेश करता है। फिर वह उनसे इस कमरे तक पहुंचने में हुई कठिनाइयों के लिए माफी मांगता है, यह खुलासा करते हुए कि उम्मीदवारों ने पिछले सभी भर्ती प्रक्रियाओं को पार कर लिया है और वह फाइनलिस्ट है। यदि वे अंतिम परीक्षा को पास कर लेते हैं तो उन्हें अपने सपनों की नौकरी मिल जाएगी। परीक्षा के नियम के रूप में निरीक्षक का दावा है कि एग्जाम हॉल के अंदर कोई संघीय कानून लागू नहीं होता है और कैंडिडेट्स को केवल परीक्षा के कानून का पालन करना चाहिए। उन्हें गार्ड या निरीक्षक के साथ संवाद करने की अनुमति नहीं है। इसी तरह यदि वे जानबूझकर या गलती से कागज को खराब कर देते हैं या यदि वे किसी भी कारण से कमरे से बाहर चले जाते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। परीक्षा को पूरा करने के लिए उम्मीदवारों के पास 80 मिनट का समय होगा। उनके सामने केवल एक ही प्रश्न है जिसका उन्हें कागज पर उत्तर देना है। फिर निरीक्षक उनसे पूछता है कि क्या उनका कोई और सवाल है। जब कोई जवाब नहीं देता तो वह उन्हें शुभकामनाएं देता है, टाइमर शुरू करता है और बाहर चला जाता है। कैंडिडेट्स अपने अपने पेपर को पलटते हैं और देखते हैं कि यह पूरी तरह से खाली है। सभी एक दूसरे को असमंजस की दृष्टि से देख रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता है वो और ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, इसलिए उम्मीदवार नंबर 2 अपने पेपर पे कुछ लिखना शुरू कर देती है। कमरे का कैमरा उसके पेपर को जूम करता है और गार्ड को उसे बाहर फेंकने के लिए कहा जाता है क्योंकि उसने अपना पेपर बर्बाद कर दिया था। नंबर 2 दूसरे मौके के लिए भीख मांगती है पर गार्ड दरवाजा बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद नंबर 5 को पता चलता है कि नियम कहता है कि वह निरीक्षक और गार्ड से बात नहीं कर सकते, जिसका अर्थ है कि वह एक दूसरे से बात कर सकते हैं। वह दूसरों को यही बात बताता है जिससे उन्हें विश्वास हो जाता है कि उत्तर खोजने से पहले उन्हें यह पता लगाना होगा कि प्रश्न क्या है और इसके लिए उन्हें मिलकर काम करने की आवश्यकता है। इस दौरान कैंडिडेट नंबर 1 बिल्कुल नहीं बोलता है। एक व्यक्ति अपना परिचय देने की कोशिश करता है पर नंबर 5 का सुझाव है कि वो एक दूसरे को पेट नेम दे ताकि उनकी असली पहचान गोपनीय रह सके। वो कैंडिडेट नंबर 1 को बधिर नाम देता है क्योंकि उसने अभी तक कोई बात नहीं कही थी। फिर लड़कों को उनके रेस के अनुसार ब्राउन, ब्लैक और व्हाइट नाम दे देता है और लड़कियों को उनके बालों के कलर के अनुसार डार्क, ब्लॉन्ड और ब्रूनेट नाम देता है। उसके बाद व्हाइट ने सुझाव दिया कि वे अपनी सीटों से उठे क्योंकि ऐसा कोई भी नियम नहीं है जो कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकते। व्हाइट अपनी सीट से उठ जाता है और गार्ड उसे कुछ भी नहीं कहता। ये सबके लिए खुशी की बात थी क्योंकि इसका अर्थ था कि वह स्वतंत्र रूप से कहीं पे भी घूम सकते हैं। डार्क का मानना है कि प्रश्न कागज पर अदृश्य स्याही या वाटरमार्क से लिखे जाते हैं। वे सभी सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए सहमत है लेकिन ये नहीं जानते कि कैसे। फिर डार्क उठती है और कमरे की रोशनी का उपयोग करके देखती है कि उसमें कुछ लिखा है कि नहीं। पेपर पे कुछ भी नजर नहीं आता। वह अब भी हर किसी से अपनी जांच करने के लिए कहती है क्योंकि सवाल उनमें से किसी एक पेपर पे भी हो सकता है। बधिर यानी डेफ को छोड़ के जो अपनी सीट पे चुपचाप बैठा है, सारे लोग ऐसे ही करते हैं। व्हाइट अपना पेपर लेता है और रोशनी में उसकी जांच करता है। जब उन्हें कोई परिणाम नहीं मिलता तो ब्लैक का सुझाव है कि लेखन यूवी किरणों या एक्सरे रेज में दिखाई दे सकता है। ग्रुप तब स्विच बोर्ड की तलाश शुरू करता है ताकि यह देखा जा सके कि अन्य प्रकार की रोशनी चालू करने का कोई विकल्प है या नहीं। इस दौरान डेफ ने उनकी कोई मदद नहीं करी और घबराकर अपनी सीट पर बैठा रहता है। व्हाइट कमरे में इमरजेंसी लाइट्स की पट्टियां पाता है लेकिन चूंकि कोई स्विच नहीं है, समूह को आपात स्थिति पैदा करने और रोशनी को ट्रिगर करने के लिए अन्य सभी प्रकार के बल्बों को तोड़ना पड़ता है। कमरे में सभी बल्बों को तोड़ने के बाद इमरजेंसी लाइट्स ऑन होती है और कमरा नीला हो जाता है। डेफ को छोड़ के पेपर पे सभी अपने प्रश्नों को तलाश करते हैं लेकिन वह एक बार फिर से अपने आप को निराश पाते क्योंकि कोई भी सवाल नहीं नजर आता। ब्रूनेट सभी को स्ट्रिप लाइट की पहली परत को हटाने के लिए कहती है। वे पट्टियों को तोड़ देते हैं और दूसरे रूप के लाइट आ जाते हैं। हालांकि उन्हें फिर से निराशा का सामना करना पड़ता है क्योंकि ये लाइट भी काम नहीं करती। अब ग्रुप के पास केवल 60 मिनट बचे हैं। निराश व्हाइट सबसे कुछ और सोचने के लिए कहता है। वे विचार मंथन करते हैं। इसी बीच व्हाइट कहता है कि नंबर 2 के पेपर के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्क्वालीफाइड है। इसलिए वो टेबल के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं और एक पेंसिल से कागज को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। फिर भी उन्हें कुछ नजर नहीं आता है। व्हाइट उस पेपर को अलग अलग पार्ट्स में फाड़ देता है ताकि उसका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। इसके बाद वह यह देखने के लिए कागज पर पेशाब करता है कि क्या ये तरल सक्रिय है, हालांकि ये भी काम नहीं करता।
ब्लैक एंड व्हाइट इस बात पर चर्चा करते हुए गर्मा गर्म बहस में पड़ जाते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, लेकिन डेफ के रोने की आवाज़ सुनकर वो रुक जाते हैं। वह अपनी सीट पर चुपचाप रोता है जबकि अन्य उसे मनोरंजन में देखते हैं। इसके बाद वो आदमी फ्रेंच में बड़बड़ाने लगता है। बाकी लोग उसके बड़बड़ाहट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते और अपने चर्चे पे वापस आ जाते हैं। इसी बीच ब्राउन अपने विचारों को व्यक्त करता है, जिसे सुन के सभी चुप हो जाते हैं। ब्राउन का दावा है कि वो यकीनन किसी एक सट्टेबाजी वाले शो में है, ना कि किसी परीक्षा हॉल में। कंपनी के बोर्ड के सदस्यों ने इस बात पर दाव लगाया है कि कौन दबाव में टूटेगा। डार्क कहती है कि बोर्ड के सदस्यों के पास अपने समय के साथ करने के लिए शायद बेहतर चीजें रहेगी, लेकिन ब्राउन के अनुसार उनके पास इतना पैसा है कि शायद अब वो जोखिम के लिए जीते हैं। सब अपने अपने विचार सामने रखते हैं। कुछ का दावा है कि इसके पीछे निरीक्षक हो सकता है, तो कुछ कहते हैं कि इसके पीछे सीईओ का हाथ है। सभी बहुत प्रेशर में थे एंड एक दूसरे को अपमानित भी करते हैं। ब्रूनेट विश्वास के साथ कहती है कि उन्हें देखने वाले लोग नहीं है, क्योंकि सीईओ कंपनी में व्यवहारिक है। उसके पास कंपनी के सभी अधिकार और सभी पराधिकार है। इससे साफ है कि वो कंपनी के बारे में किसी और से ज्यादा जानती है। ब्राउन उससे पूछता है कि वो सीईओ के बारे में इतना कैसे जानती है। हमें यह पता चलता है कि ब्रूनेट पहले से ही एचआर में कंपनी के लिए काम करती है, लेकिन उसने सीईओ को कभी नहीं देखा। उसने एक उच्च नौकरी के लिए आवेदन किया और अब वो यहाँ है। व्हाइट ने तब खुलासा किया कि कंपनी ने उसे खुद ऑफर किया था जॉब के लिए, लेकिन दूसरों का कहना है कि उन्हें इसके लिए आवेदन करना पड़ा। हालांकि उनमें एक बात समान है कि वे कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और ये क्या करती है, क्योंकि उन्हें कहा गया था कि वो कोई भी प्रश्न ना पूछे। ब्रूनेट तब उन्हें बताती है कि वे बायोऑर्ग नामक एक प्रसिद्ध मल्टी मिलियन फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए आवेदन कर रहे हैं। कुछ साल पहले जब युवाओं में एक महामारी फैली, तब सबसे पहले इन्होंने ही इसका इलाज ढूंढा था। वर्तमान में उनका वार्षिक कारोबार $20 बिलियन के आसपास है। यह सब उनके सीईओ के कारण है। अचानक ब्लैक ने सुझाव दिया कि कंपनी ने दुनिया भर में लाखों लोगों की जान लेने वाली बीमारी का इलाज ढूंढ लिया होगा। डार्क अचानक उत्सुक हो जाती है और ब्लैक से इसके बारे में और पूछती है। इससे व्हाइट को संदेह होता है और वो डार्क से पूछता है क्या वह भी वायरस से संक्रमित है। डार्क कहती है कि वो वायरस से संक्रमित नहीं है और इस मामले को खारिज कर देती है। अपना ध्यान हटाने के लिए वह गार्ड के पास जाती है और उससे बात किए बिना उसकी जेब से लाइटर निकाल लेती है। फिर वह फायर अलार्म पर नजर डालती है। समूह की योजना स्प्रिंकलर को ट्रिगर करने के लिए लाइटर का उपयोग करने की है, क्योंकि पानी संभावित रूप से कागज पर राइटिंग्स को विजिबल बना सकती है। इसके लिए डार्क एक कुर्सी के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन फायर अलार्म तक नहीं पहुंच पाती। व्हाइट उसे कागज को रोल करके देता है, जिससे उसकी मदद होनी चाहिए। डार्क उसे जला के फायर अलार्म को चालू करने में कामयाब हो जाती है। जल्द ही पानी बरसता है, लेकिन कागज में कोई भी बदलाव नहीं आता। अचानक गार्ड ग्रुप के बीच में आता है। डार्क अपने हाथ में रखे हुए कागज को देखती है तो उसे पता चलता है कि वो पेपर उसी का है। व्हाइट ने कंपटीशन को इजी करने के लिए उसका पेपर एक्सचेंज कर दिया था ताकि वो एलिमिनेट हो जाए। डार्क व्हाइट को गालियां दे रही होती है, लेकिन गार्ड उसे घसीटता हुआ बाहर ले जाता है। इसके बाद गुस्से में ब्लैक ने व्हाइट से कहा कि वह उसे मार के उसकी बत्तियां बुझा देगा। इतना बोलते ही एग्जाम हॉल की लाइट चली जाती है। ग्रुप को समझ आ जाता है कि हॉल की लाइट वॉइस एक्टिवेटेड है। इसी बीच डेफ रोने लगता है। व्हाइट उसके सामने बैठता है एंड उसे अपना पेपर फाड़ने के लिए उकसाता है। डेफ रोते रोते अपना पेपर फाड़ देता है एंड गार्ड उसे बाहर निकाल देता है। अब केवल 5 ही कैंडिडेट्स बचे थे। ब्लैक व्हाइट को एक घटिया इंसान होने के लिए उसे नीचा दिखाता है, लेकिन व्हाइट जोर देके कहता है कि सबको उसे धन्यवाद कहना चाहिए क्योंकि उसने एक कंपटीशन को एलिमिनेट किया है। वो ये भी दावा करता है कि उसे पता है कि सवाल क्या है, लेकिन दूसरों को बताने से इनकार कर देता है। गुस्से में ब्लैक ने उसे एक ही मुक्के में बेहोश कर दिया। ग्रुप व्हाइट को एक सीट से बांध देते हैं एंड उसके मुंह में टाई भर देते हैं। थोड़ी देर में व्हाइट को होश आ जाता है। ब्रूनेट उसके बंधे मुंह को खोल देती है। व्हाइट उनसे अपनी जेब में पड़ी दवाई मांगता है। व्हाइट भी वायरस से संक्रमित है एंड उसे जीने के लिए हर घंटे दवाई लेनी पड़ती है। व्हाइट कहता है कि उसके लेफ्ट पॉकेट में मेडिसिन है। ब्लैक उसकी मेडिसिन ढूंढता है और मेडिसिन नहीं मिलती है। इससे ग्रुप को लगता है कि अपने आप को मुक्त करने के लिए व्हाइट उनसे झूठ बोल रहा था। हालांकि व्हाइट का दावा है कि उनमें से किसी ने उसकी गोली चुरा ली है और अगर वो गोली वापस कर देता है तो व्हाइट उसे प्रश्न बता देगा। जल्दी ही व्हाइट फिर से होश खो देता है और कांपने लगता है। कुछ लोगों का मानना है कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन बाकियों का मानना है कि वायरस के कारण उसे दौरे पड़ रहे हैं। टाइमर पे केवल 15 मिनट बचे हैं और वो मेडिसिन ढूंढने के लिए एक दूसरे की तलाशी लेते हैं। ब्रूनेट ने ब्राउन पे गोली चुराने का संदेह किया और सही साबित हुई जब पता चलता है कि ब्राउन ने डेस्क के नीचे च्युइंगम से उस गोली को चिपका दिया था। वह गोली व्हाइट को खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन ब्राउन उसे वेंट के अंदर फेंक देता है। सभी लोग गोली को वेंट के अंदर से निकालने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी ओर व्हाइट की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। इस सब से ब्रूनेट बहुत ही ज्यादा तनाव में आ जाती है।
वो कैमरे के सामने जाती है और निरीक्षक से उस आदमी को बचाने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही उसने निरीक्षक से बात की उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। उसके जाने के बाद ब्लॉन्ड पेन से गोली को निकालती है और व्हाइट की जान बचा लेती है। इस प्रोसेस में वो व्हाइट को भी खोल देती है। व्हाइट के ठीक होने के बाद सभी उससे वो प्रश्न पूछते हैं जिसका उसने वादा किया था। व्हाइट खुलासा करता है कि उत्तर स्वयं कैंडिडेट्स ही है, जो कैंडिडेट आखिरी तक बचेगा वही उत्तर होगा। सभी लोग उस पर विश्वास करते हैं और व्हाइट गार्ड की ओर दौड़ता है बंदूक लेने के लिए। ब्लैक व्हाइट के इरादे समझ जाता है एंड उसे धक्का मार के पहले खुद ही बंदूक छीन लेता है। वह इसे व्हाइट के ऊपर एम करके पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है कि वो किसी को भी गोली नहीं मारेगा। ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में बहस होती है। ब्लैक कहता है इस बंदूक को वो वापस से गार्ड को नहीं सौंप सकता। ब्लॉन्ड कहती है कि इसे वो दरवाजे के बाहर फेंक दे ताकि बंदूक का कोई भी गलत इस्तेमाल न कर पाए। व्हाइट ब्लैक की ओर बढ़ने लगता है। ब्लैक ने उसको रोकने के लिए उसके ऊपर गोली चला दी। पता चलता है कि गोली बिना गार्ड के फिंगरप्रिंट के नहीं चल सकती। बौखलाया हुआ व्हाइट ब्लैक से बंदूक छीन लेता है। ब्राउन भी उसे रोकने में असफल रहता है। व्हाइट गार्ड के पास जाता है एंड उसके फिंगरप्रिंट को यूज करके वो बंदूक को एक्टिवेट कर लेता है। ब्राउन अपनी जान बचाने के लिए कहता है कि वो अपने शीट को खुद ही खराब कर देगा और एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। व्हाइट उसे कमरे से बाहर जाने के लिए फोर्स कर देता है। वह सभी को धमकी देता है कि वह अपने आप अपने दम पर कमरे से बाहर निकल जाए, जिसके बाद डरी हुई ब्लॉन्ड भी कमरे से बाहर जाने लगती है। बाहर निकलने से पहले वो जोर से चिल्लाती है लाइट्स आउट, जिसके बाद कमरे में बहुत अंधेरा हो जाता है। परेशान होकर व्हाइट इधर उधर शूट करने लगता है और लाइट्स ऑन चिल्लाता है। लाइट ऑन होते ही वो देखता है कि उसने ब्लैक को एक गोली मार दी है। ब्लैक नीचे गिर जाता है। वो दरवाजे की ओर देखता है कि ब्लॉन्ड ने अभी भी अपना एक पैर कमरे के अंदर ही रखा हुआ है। वह उसे भी शूट करने वाला था, पर वो देखता है कि यहाँ पे टाइमर ऑलरेडी 0 हो चुका है। अब व्हाइट कैमरे के पास जाता है और निरीक्षक से कहता है कि वो प्रतियोगिता का विजेता है। गार्ड उसके पास आता है एंड उसे टाइमर दिखाता है। व्हाइट ये देख के सदमे में चला जाता है कि अभी भी 20 सेकंड बचे हैं, जिसका अर्थ यह है कि वो भी डिस्क्वालीफाई हो चुका है क्योंकि उसने निरीक्षक से कैमरे पे बात कर ली। तब हमें ये पता चलता है कि डेफ ने टाइमर के साथ छेड़छाड़ करी थी जब सभी एक दूसरे के साथ बात करने में बिजी थे। अंत में केवल ब्रॉन्ड ही बचती है जो कमरे में जाती है एंड डेफ का चश्मा उठाती है जो उससे बाहर निकलते समय गिर गया था। उनका उपयोग करते हुए कागज पे देखती है तो उसे नजर आता है कि वहाँ पे प्रश्न 1 लिखा हुआ था। उसे बेहद आश्चर्य हुआ। डेफ कमरे में प्रवेश करता है एंड उसके पीछे निरीक्षक भी आ जाता है। इससे पहले कि टाइमर खत्म होता, ब्लॉन्ड ने उत्तर में नहीं कहा। निरीक्षक का सबसे पहला सवाल था कि क्या किसी का कोई सवाल है, जिसका किसी ने कोई भी उत्तर नहीं दिया था। डेफ और निरीक्षक मुस्कुराते हैं, यह देखकर कि उसने प्रश्न का पता लगा लिया है और परीक्षा पास कर ली है। डेफ असल में कंपनी का सीईओ था। पूरी परीक्षा उम्मीदवारों की बुद्धि और चौकसता का परीक्षण करने के लिए निर्धारित की गई थी। वे सीईओ के सचिव के रूप में ब्लॉन्ड को नियुक्त करते हैं, लेकिन वह नौकरी स्वीकार नहीं करती क्योंकि वह लोगों को मारने वाले संगठन के साथ काम नहीं करना चाहती थी। निरीक्षक ने खुलासा किया कि ब्लैक वास्तव में मरा नहीं है। उसे जिस गोली से मारा गया था असल में वो एक कैप्सूल है जो शरीर में घुसने के बाद घाव को ठीक करता है। अंत में ब्रॉन्ड ने नौकरी स्वीकार कर ली और सीईओ से हाथ मिलाते ही फिल्म समाप्त हो जाती है।